हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मोल कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा कि मोल कंसेप्ट क्या होता है। एक और चीज़, मोल कंसेप्ट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए मोल। तो आप बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि ये मोल क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, मोल सिंपल एक नंबर होता है। जैसे हमारे पास 12 एक नंबर है, लेकिन उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ए डज़न। जैसे मैं आपको अगर बोलूं ए डज़न ऑफ बुक्स, तो इट मीन्स मैं 12 बुक्स की बात कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं ए डज़न ऑफ बनानास, तो मैं 12 बनानास की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ ए डज़न ऑफ मैंगोज़, तो मैं 12 मैंगोज़ की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से मोल भी हमारे पास एक नंबर है, बट ये नंबर जो है ये डज़न से काफ़ी ज़्यादा है। तो यही हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे एक डज़न जो है वो 12 के बराबर होता है, वैसे एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितना नंबर है ये एक मोल। तो 1 मोल जो है उसमें कितने पार्टिकल्स आते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये एक नंबर है, 6.022 इंटू 10⁻23 एक नंबर है। जैसे एक डज़न जो है वो 12 के बराबर है, तो 12 एक नंबर है। वैसे ही 6.022 इंटू 10⁻23 एक नंबर है। सो जो 12 है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ए डज़न। सिमिलर वे से 6.022 इंटू 10⁻23 के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मोल। तो आई थिंक अभी आपको थोड़ा बेसिक मोल के बारे में क्लियर हुआ होगा कि मोल सिंपल एक नंबर है और उस नंबर का कितना वैल्यू है, 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे एक डज़न, 1 डज़न इक्वल्स टू 12, वैसे ही 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। अब जैसे मैं आपको 1 मोल ऑफ बुक्स लाने के लिए बोलूं, तो आप कितने बुक्स लेके आओगे, 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ बनानाज लेके आओ, तो आप कितने बनानाज लेके आओगे, 6.022 इंटू 10⁻23 बनानाज। अगर मैं आपको बोलूं 1 मोल ऑफ मैंगोज़ लेके आओ, तो आप कितने मैंगोज़ लेके आओगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मैंगोज़। ये वैसे ही है जैसे मैं आपको बोलूं कि आप 1 डज़न ऑफ बुक्स ले आओ, तो आप 12 बुक्स ले आते हो। 1 डज़न ऑफ बनानाज लेके आओ, तो आप 12 बनानाज लेके आते हो। 1 डज़न ऑफ मैंगोज़ लेके आओ, तो आप 12 मैंगोज़ लेके आते हो। तो आप यहाँ से क्या नोटिस कर रहे हो कि मोल सिंपल एक नंबर है और उसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, इस नंबर को हम एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, 6.022 इंटू 10⁻23 इस नंबर को हम एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं। अब मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री में कैसे यूज़ होता है, ये समझने के लिए हमें कार्बन का एक एटम को समझना होगा। तो एक एटम कार्बन का, उसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं
और 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी अपनी ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के बाहर घूमते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा, तो आप बोलोगे मास ऑफ 6 प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि कार्बन का जो एक एटम है उसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कार्बन का एक एटम का मास जो होगा वो इन सब के मासेस को मिला के ही बनेगा। अब क्योंकि 6 प्रोटॉन्स हैं तो मास ऑफ 6 प्रोटॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स हैं तो मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मास ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। इन सब के मासेस को मिला के हमारे पास कार्बन के एक एटम का मास बनेगा। अब प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक न्यूट्रॉन का मास भी लगभग एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन से स्लाइटली ज़्यादा होता है बट हम सेम ही कंसिडर करेंगे। देन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उसका वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। तो यहाँ से आप क्या नोटिस कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से काफ़ी ज़्यादा कम है। इसका मतलब जब हम कार्बन के एक एटम का मास फाइंड आउट करेंगे तब हम इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा उसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू कंपैरेटिवली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के काफ़ी कम है। इसका मतलब ये हुआ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इक्वल्स मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन्स ओनली। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये जो क्वांटिटी है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इसको हम 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं AMU। सो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इक्वल्स 1 AMU। तो अब हमारे पास प्रोटॉन का मास आ गया है और न्यूट्रॉन का मास भी आ गया है। एक प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और एक न्यूट्रॉन का भी यही मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अब हम मास ऑफ 6 प्रोटॉन और मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन्स जब निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास एक एटम ऑफ कार्बन का मास भी आ जाएगा। सो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इक्वल्स 6 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। अब हम एक प्रोटॉन का जो मास है और एक न्यूट्रॉन का जो मास है उनका वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम प्लस 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहाँ पे हमने मास ऑफ 1 प्रोटॉन का वैल्यू डाला और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन का वैल्यू डाला तो हमारे पास वैल्यू आ गया 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम प्लस 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये दोनों सेम हैं तो ये आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इसको तो 1 AMU कहते हैं, तो ये आ जाएगा 6 AMU प्लस 6 AMU और जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 AMU। तो इसका मतलब एक एटम कार्बन का जो है उसका मास होता है 12 AMU।
क्लियर। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इक्वल्स 12 AMU। तो यहाँ से अब हमें ये क्लियर हुआ कि कार्बन का एक एटम का मास होता है 12 AMU। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 12 AMU, मतलब 12 AMU इक्वल्स मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो अगर 12 AMU मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन के इक्वल है तो 1 AMU कितना होगा? ये होगा 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ये कैसे आया? सिंपल, अगर 12 AMU मास ऑफ वन एटम के बराबर है तो 1 AMU 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन होगा। ये सिंपल है, यूनिटरी मेथड से ये मैंने लिखा हुआ है कि अगर 12 AMU मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन के इक्वल है तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 AMU 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन होगा। अब हम मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का निकालेंगे कि वन एटम ऑफ कार्बन का मास होता है 12 AMU। ये हमने चेक किया। अब हम ये देखेंगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास कितना होगा। तो वो कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 AMU। ये हमने निकाला। ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 12 इंटू 1 AMU का वैल्यू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 12 इंटू 1 ग्राम। तो जब आप 6.022 इंटू 10⁻23 और 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास नियरली 1 के इक्वल आती है। तो ये आ जाएगा 12 इंटू 1, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 ग्राम। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन हो गया 12 ग्राम। 1 मोल ऑफ कार्बन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। सो इसका मतलब कार्बन के एक एटम का मास हुआ 12 AMU और कार्बन के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास हुआ 12 ग्राम। अब 6.022 इंटू 10⁻23 को हम 1 मोल बोलेंगे। इसका मतलब 1 मोल एटम्स ऑफ कार्बन का मास हुआ 12 ग्राम। अब ये जो 12 ग्राम है, इसी ग्राम को ही हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो? कार्बन के एक एटम का मास 12 AMU, कार्बन के एक मोल ऑफ एटम्स का मास 12 ग्राम। सो 12 AMU 12 ग्राम। तो आप देख रहे हो सिर्फ फ़र्क क्या है, AMU की जगह पे ग्राम लिख दिया है। इसका मतलब अगर आपको किसी भी एटम का एटॉमिक मास यूनिट पता है तो आप उसका ग्राम एटॉमिक मास भी निकाल सकते हो। वो क्या आएगा? वो सेम आएगा जितना उसका एटॉमिक मास यूनिट होगा। फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन का जो मास होगा, ऑक्सीजन के एक एटम का जो मास होगा वो क्या होगा? मास ऑफ 8 प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे हमने कार्बन में इलेक्ट्रॉन का मास काउंट नहीं किया था तो यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रॉन्स का मास काउंट नहीं करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ 8 प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन्स। तो ये आ जाएगा, एक प्रोटॉन का मास को हम AMU बोलते हैं और एक न्यूट्रॉन के मास को भी हम AMU बोलेंगे, जैसे हमने कार्बन के केस में बोला था। तो ये आ जाएगा 8MU प्लस 8 AMU जो कि बन जाएगा 16 AMU। इसका मतलब ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 AMU, वैसे ही ऑक्सीजन के एक मोल ऑफ एटम
का मास होगा 16 ग्राम। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने हाथ में एक एटम ऑफ ऑक्सीजन पकड़िए तो उसका मास होगा 16 AMU। फिर मैं अगर आपको बोलूं कि आप अपने हाथ में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पकड़ो, यानी कि 1 मोल ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन पकड़ो, तो उसका जो वेट होगा, जो मास होगा, वो होगा 16 ग्राम। तो आपने क्या देखा, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास होगा 16 AMU, तो 1 मोल ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 16 ग्राम। जैसे कार्बन के एक एटम का मास था 12 AMU, तो 1 मोल ऑफ कार्बन का मास था 12 ग्राम। वैसे ही ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16 AMU, तो ऑक्सीजन के 1 मोल ऑफ एटम का मास होगा 16 ग्राम। ये आपको ध्यान में रखना है, सीखना है, समझना है कि जितना आपके पास एक एटम का मास होगा उतना है आपके पास 1 मोल ऑफ एटम का भी मास होगा। बस फ़र्क ये होगा कि एटम का जो मास होगा वो AMU में होगा, मतलब एटॉमिक मास यूनिट में होगा, जबकि मोल का जो मास होगा वो ग्राम में होगा। जैसे आप ऑक्सीजन के केस में देख रहे हैं, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 AMU, जबकि ऑक्सीजन के 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का जो मास होगा वो 16 ग्राम होगा। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मोल क्या है और मोलर एटॉमिक मास क्या है, जिसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। साथ ही साथ AMU दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, किसी भी एटम का मास कैसे निकालते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो काफ़ी छोटा होता है, तो जब हमें एक एटम का मास निकालना होगा तो हम उसमें सिर्फ प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ही ऐड करेंगे, जैसा मैंने ऑक्सीजन और कार्बन के केस में किया। तो उसको जब सॉल्व करके करोगे आप, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो AMU में आएगा, और एक AMU का वैल्यू होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो आई थिंक अब आपको मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास या जिसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, वो निकालना आ गया होगा। मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल का मास, जिसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। तो मोलर मास किसी भी मोल ऑफ एटम्स का कैसे निकालेंगे, आपको उसके लिए उस एलिमेंट का जो एक एटम होगा उसका आपको एटॉमिक मास यूनिट पता होना चाहिए। जो वैल्यू उसके एटॉमिक मास यूनिट की होगी वही वैल्यू आपके पास 1 मोल ऑफ एटम्स की आएगी इन टर्म्स ऑफ ग्राम। तो आई थिंक अब आप बच्चों को क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट मोलर कंसेप्ट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं।